Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Margoob Ahmed, and this video is about examination tips for O-levels mathematics. This is the most awaited video, as I promised with some students in Beacon House कि हम एक सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों को कुछ एग्जामिनेशन टिप्स दी जाएंगी. So this video will include that how you will be assessed in the examination and general advice before examination, general advice during examination. ये बड़ा important काम है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन उन 2-2.5 घंटों में कैसे परफॉर्म करना है एग्जामिनेशन में ये बात उनको नहीं समझ पाती वो और इसमें जो है वो अक्सर मामला ख़राब हो जाता है, पैनिक कर जाते हैं. तो कैसे आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है हम इस पे भी बात करेंगे. एक जनरल एडवाइस सारे पेपर्स के लिए मैथमेटिक्स के जिसमें एड मैथ भी इंक्लूडेड है, मैथमेटिक्स 4024 भी इंक्लूडेड है, IGCSE भी इंक्लूडेड है और फिर हम स्पेसिफिकली सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि वो क्या आसान अप्रोच है कि आपका ग्रेड अच्छा हो जाए. ग्रेड अच्छा होना मतलब हम सिलेबस एनालिसिस में ये डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट्स हर तरह के होते हैं. वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो A* के बारे में सोच रहे होते हैं और वो स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो डिस्टिंक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके मॉक्स में रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते और कुछ के यू भी होते हैं और उनको एक आसान अप्रोच नहीं मिल पाती है कि जनाब अपना एक रिस्पेक्टेबल ग्रेड कैसे मेंटेन करें. याद रखें, हर सिलेबस में कुछ इजी पोर्शन होता है और मैथमेटिक्स 4024 में इजी पोर्शन क्या है, कैसे आप इंटेलिजेंटली प्लान कर सकते हैं कि आपका ग्रेड बेहतर हो जाए, उस पर भी हम बात करेंगे. और फिर हम देखेंगे कि कमांड वर्ड्स क्या हैं, आपसे पूछा क्या जाता है पेपर में. एंड फाइनली हम इस बात को देखेंगे कि जी हाउ यू विल बी अवॉर्डेड द मार्क्स. कि आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स पेपर तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा दिया था लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ दे विल बी अवॉर्डेड द मार्क, राइट. उनके हिसाब से मैथमेटिकली अप्रोच तो ठीक होती है लेकिन एग्जामिनर मार्क कैसे अवॉर्ड करता है इस बात को समझना ज़रा इम्पॉर्टेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो आपकी असेसमेंट एट ए ग्लांस देख लेते हैं. सब स्टूडेंट्स को पता है कि ये पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं आपके मैथ 4024 में. इट वाज 4024, राइट. और पेपर 1 जो है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इन विच कैंडिडेट शोज ऑल वर्किंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द एग्जामिनेशन पेपर. एसेंशियल वर्किंग मस्ट बी शोन फॉर फुल मार्क्स टू बी अवॉर्डेड. अब ये एसेंशियल वर्किंग क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में. और आप जानते हैं कि कैलकुलेटर अलाउड, नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड फॉर दिस पेपर. इसमें कैलकुलेटर आपको नहीं अलाउ होता. 80 मार्क्स होते हैं इस पेपर के एंड दिस पेपर विल बी 50% ऑफ योर टोटल क्वालिफिकेशन. अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. अक्सर स्टूडेंट्स पेपर 2 के क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े लेंदी होते हैं, मुश्किल होते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं. लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये कि आपके ग्रेड का 50% पेपर 1 है और आपके ग्रेड का 50% पेपर 2 है. और पेपर 1 के 80 मार्क्स हैं जबकि पेपर 2 के 100 मार्क्स हैं. तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर 1 में आते हैं वो एक्चुअली आपके ग्रेड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 2, क्योंकि 80 मार्क्स भी 50% आपके ग्रेड का बन रहा है, 100 मार्क्स भी 50% आपके ग्रेड का बन रहा है, राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसका मतलब है कि पेपर 1 ग्रेड पर इम्पैक्ट ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2. तो पेपर 2 पे भी आपकी खैर तैयारी तो होनी चाहिए. पेपर 2 के बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस होते हैं और वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं.
you have to answer all the questions, and this is all about it, right? I hope कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जनरल एडवाइस की। एग्जामिनेशन से पहले, बिफोर एग्जामिनेशन, क्या एक जहन में आपके सामने होनी चाहिए चीज़ कि यू नीड टू, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, कि फाइंड आउट व्हेन द एग्जामिनेशंस आर एंड प्लान योर रिविजन सो एज यू हैव इनफ टाइम फॉर ईच टॉपिक। रिविजन टाइम टेबल विल हेल्प यू। बेहतर है, हर स्टूडेंट को का अपना तरीका होता है, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के, तो आप लोगों को अपना लर्निंग स्टाइल देखना चाहिए और एक बेहतर है कि एक रिवीजन टाइम टेबल बना लें कि जिसमें आपको पता हो कि आपने सारे टॉपिकल सॉल्व कर लिए हैं और फिर उसके बाद ईयरली सॉल्व कर लिए हैं। यकीनन किसी भी पेपर का, नॉट ओनली मैथ, टॉपिकल सॉल्व करना ज़रूरी होता है। टॉपिकल सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि एक टॉपिक एग्जामिनर कितने एंगल से आपके सामने असेस करता है, राइट? So let's talk about point number 2, that find out how long each paper is and how many questions you have to answer, जो कि हमने 20 से पहले वाली स्लाइड में देख लिया। Know the meaning of the command words, हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। And used in the questions and how to apply them to the information given. Highlight the command words in the past papers and check what they mean. There is a list in this guide. अच्छा, ये जो मटेरियल मैंने लिया है ये कैम्ब्रिज लर्नर गाइड का है। इसकी कुछ मटेरियल मैं आपसे भी शेयर भी करूँगा इसमें, तो और कमांड वर्ड्स पे भी हम बात करेंगे। इट्स बेटर दैट यू मेक सम रिविजन नोट्स, कुछ समरी बना लें। मैंने भी समरी बनाई है, स्टूडेंट्स को दी है और वो अवेलेबल है, जो भी मुझसे कांटेक्ट करेगा उसको वो समरी मिल जाएगी। और एक और वीडियो भी मैं प्लान कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, जिसमें हम पूरी सिलेबस की समरी को डिस्कस करेंगे एक 11th आवर रिवीजन के तौर पर, जो कि मैराथन के नाम से आपको भी मिलेगी कुछ देर में। एनीवे, और बेहतर है कि आप रिवीजन नोट्स हर सिलेबस के बना लें अपने लिए, वो आपको 11th आवर रिवीजन में काम देते हैं, ठीक है? And work for short periods, then have a break. Revise all small sections syllabus at a time, right? Build your confidence by practicing questions on each topics. You know, एक चीज़ बड़ी important है, वो है confidence. आप लोगों को एक फील होनी चाहिए पेपर में बैठने से पहले कि यार मेरी इस टॉपिक पे तैयारी बड़ी अच्छी सी है। एग्जामिनर जैसे मर्जी इस टॉपिक का क्वेश्चन बना ले, मैं उसको बहुत अच्छे से आंसर देने की सलाहियत रखता हूँ। ये फील, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्फिडेंस से आप उस पैनिक का शिकार नहीं होंगे एग्ज़ाम में कि भाई ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई, हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। सही है, तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है, ठीक? तो और अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी की है, इवन यू हैव अ कॉन्फिडेंस दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। Make sure you practice lots of past examination questions so that you are familiar with the format of the examination paper. You could time yourself when doing the past papers so that you know how quickly you need to work in the real examination. ये बात बड़ी important है। आफ्टर टॉपिकल जो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप फुल लेंथ पेपर ईयरलीज भी सॉल्व कीजिए। और उस ईयरली सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि आप को पता होता है इन एडवांस कि यार इतने टाइम हमको मिलेगा और इतने टाइम में हम एबल हैं कि हम इस पेपर को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक? तो ये इस चीज़ की आदत आपके दिमाग को होनी चाहिए कि आपके सामने जब फुल लेंथ पेपर असेस किया जाता है, सो हाउ यू बिहेव, आप ख़ुद कितने पानी में आपको पता चल जाता है। So look at the mark schemes to help you understand how the marks are awarded for each question, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे भी। लेकिन आप हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो मार्क स्कीम कैम्ब्रिज की ज़रूर पढ़े। ये स्टूडेंट्स की को हेल्प करती है कि उनको पता चलता है कि यार मार्क असल में मिल किस बात पे रहा है। Make sure you are familiar with the mathematical notation that you need for this syllabus. Your teacher will be able to advise you what is expected. Mathematical notation से आपकी आशनाई बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये सिंपल इंग्लिश नहीं होती।
ये मैथमेटिकल इंग्लिश होती है, और मैथमेटिकल नोटेशंस भी समझना ज़रूरी होती हैं कि आपको पता हो कि जनाब ये साइन अगर यूज़ हुई है तो ये परपेंडिकुलर के लिए यूज़ हुई है, अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या साइन यूज़ हुई है, और इसी तरह से और भी नोटेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर. एंड check which formula are in the formula booklet available in the examination. अच्छा, formula booklet आपको तो नहीं मिलती, लेकिन आप अगर एड मैथ का पेपर देते हैं तो उसमें आपको formula booklet मिलती है, और जैसे आपकी मेंसुरेशन है उसके कुछ फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चंस में बता दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि नहीं बताया जाता और वो आपको मेमोराइज करना होता है. तो यू नीड टू नो कि व्हाट फार्मूला विल बी गिवन इन द पेपर एंड व्हाट इज़ नॉट. बहुत कुछ ऐसा है जो एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको याद होना चाहिए. वो जो हम मैराथन करेंगे इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों को मैं गाइड करूँगा कि वो क्या मटेरियल है जो आपको ज़बानी याद होना चाहिए पेपर में बैठने से पहले, राइट. अब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अब आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, और अब आपने किन बातों का ख्याल करना है. यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. अच्छा, इंस्ट्रक्शन का पढ़ना बड़ा ज़रूरी है. जो पेपर का फ्रंट पेज होता है उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए, वो आपके काम की होती हैं. बेहतर है कि आप पहले ही पढ़ लें ताकि एग्ज़ाम में उसको बार बार ना पढ़ें. और वो क्या होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वो इस वीडियो में इंक्लूडेड होगा. वो जितना कुछ उस फर्स्ट पेपर में लिखा होता है वो भी हम इस वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे. फिर आपको पॉइंट नंबर टू, चेक द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन or part question. This will help you to judge how long you should be spend on the response. You don't want to spend too long on some questions and then run out of time at the end. देखें, ऐसा ही होता है. आपको जो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है, ये आपको हेल्प करता है इस बात को समझने में कि आपको कितना टाइम देना है किस क्वेश्चन को, राइट. सो डू लुक एट दैट. पॉइंट नंबर 3, do not leave out questions or part of questions. Remember, no answer means no mark, right. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर सारे क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपसे लेट से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सारा टाइम उस पर ना लगा दें, उसको छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे जाइए. कोई सीक्वेंस रिक्वायर्ड नहीं है आपको पेपर सॉल्व करने का. अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है आप उसको पढ़ लें अच्छे से, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको छोड़िए और आप बाकी पेपर सॉल्व कीजिए. बिलीव मी, वो कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपके चल रहा होता है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, और जब आप अपना पेपर ख़त्म करते हो तो वो कहीं ना कहीं क्लिक हो जाती है लॉजिक के, यार ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट. देन रीड ईच क्वेश्चन वेरी केयरफुली. मिस रीडिंग अ क्वेश्चन कैन कॉस्ट योर मार्क्स. अब पढ़ना ज़रूरी है, और बेहतर है कि पढ़कर उसको आप अपने लफ्ज़ों में समझें कि यार असल में इसने मांगा क्या है. यू नीड टू आइडेंटिफाई द कमांड वर्ड्स. यू कुड अंडरलाइन देम और हाईलाइट देम, नो इशू, उस पर कोई मार्क आपका डायरेक्ट नहीं होता. आइडेंटिफाई द अदर की वर्ड्स, परहैप्स अंडरलाइन देम टू. कोई और कीवर्ड है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है सिमिलैरिटी में कि भाई दिस इज़ ABC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ABC इज़ अ 90 डिग्री. वो डायग्राम में चीज़ें इंडिकेट हो रही होती हैं, लेकिन इवन देन यू नीड टू read the description of the diagram carefully and underline them too. वो उस इंफॉर्मेशन को आप एज अ रीज़न इस्तेमाल करते हैं आंसर देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में रीजनिंग रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट, ट्राई टू पुट क्वेश्चंस इनटू योर ओन वर्ड्स. जैसा कि मैंने कहा कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियली आस्किंग. पॉइंट नंबर 6, रीड ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर. अच्छा, and think carefully about what is needed for each part. You will not need to repeat material. ठीक है जी. तो आपको सारा, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपके जहन में एक स्केच डेवलप हो जाता है कि असल में आप करने के वाले हैं, राइट. और आपको दोबारा रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाज़ दफ़ा पार्ट A और B का जो आंसर होता है वो पार्ट C और D में इस्तेमाल होता है, ठीक.
तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने से आपके जहन में एक स्केच डेवलप हो जाता है कि हमने काम करना कैसे है. Look very carefully at the information you are giving. For graphs, read the titles, keys, axes, etc. to find out exactly what they show. For diagrams, look at the angles and lengths. Try using colored pencil or pen to pick out anything that questions ask you about. Right? And point number 8, answer the questions. This is important. Use your knowledge and understanding. अच्छा, नॉलेज तो प्री रिक्विजिट है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसके बगैर तो काम नहीं चलने वाला. एंड डू नॉट जस्ट ट्राई ऑल द मेथड्स यू नो, ओनली यूज द वंस यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन. राइट, हमें पता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कुछ अननेसेसरी कैलकुलेशन करके भी अपना एग्जामिनेशन टाइम बर्बाद कर लेते हैं. तो ये ज़रूरी है समझना कि किस लॉजिक को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है. राइट. Point number 9, that make sure that you have answered everything that a question asks. Sometimes one sentence asks two things. For example, show that and hence find this. अब आप अच्छा, ये this word is really important, hence. इस hence का मतलब ये होता है कि आपने जो फर्स्ट पार्ट में शो किया है उस नॉलेज को यूज़ करके आपने नेक्स्ट पार्ट का आंसर देना है. दिस इज़ व्हाट hence मीन्स. क्योंकि hence के बाद यूजुअली जो चीज़ पूछी जाती है वो ट्रिकी होती है और उसमें रीजनिंग रिक्वायर्ड होती है, और वो रीज़न आपकी जो प्रीवियस सोल्यूशन है उससे निकलती है. सो दिस हेंस, ये जब भी देखें कि द वर्ड हेंस, दैट मीन्स जो पार्ट ए या बी में सॉल्व कर चुके हैं वो आपके पार्ट सी या डी में आंसर इस्तेमाल होगा या लॉजिक इस्तेमाल होगी या उसकी एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल होगी. Point number 10, always show your working. Marks are usually awarded for using correct steps. In the method, even if you make a mistake somewhere, do not cross out any working until you have replaced it by trying again. Even if you know it's not correct, you may still be able to get method marks. If you have made 2 or more attempts, make sure you cross all except the one you want marked. हम अक्सर अपने पेपर में बड़े अजीब तरीके से जो है ना वो अपनी राइटिंग को, आपने कुछ लिखा है तो उसको कैंसिल करने के लिए इतनी दफ़ा ऐसे उसको क्रॉस करते हैं. ये सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ये गलत तरीका है. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है पेपर में, राइट, तो आप एक सिंपल लाइन लगाइए और सिर्फ वो लाइन लगाइए कि जो आप चाहते हैं कि जनाब ये मार्क ना हो, और उसको जब तक कैंसिल ना करें, जब तक ये लाइन ना लगाएं अपनी वर्किंग पर, जब तक आप उसको रीप्लेस ना कर दें. और अगर आप फाइनली लेट्स से कि अनफॉर्चुनेटली आप उसको रीप्लेस नहीं कर पाते किसी करेक्ट मेथड से, तो फिर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने किया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेथड मार्क आपको मिल जाए. राइट. सो मेक श्योर कि आपने रिप्लेस कर दिया, और आपने जो कैंसिल किया है वो उसके ऊपर अगर शायद कोई मार्क आपको मिल सकता है तो आपको बेहतर है कि आप वो कैंसिल ना करें. राइट. अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ यूज़ मैथमेटिकल टर्म्स इन योर आंसर व्हेन पॉसिबल. हमारा टॉपिक है एक सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी. अब उसमें जो रीजंस रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपकी लैंग्वेज का मैथमेटिकल होना ज़रूरी है. राइट. ये इंग्लिश का पेपर नहीं है जिसमें आपने एक ऐसे लिखना होता है रीजंस में. बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, और वो प्रिसाइज और एक्यूरेट आप सिर्फ उस वक्त होते हैं कि जब आप अपने रीजंस में मैथमेटिकल टर्म्स का सहारा लेते हैं. राइट. Annotated diagrams and graphs can help you and can be used to support your answer. Use them whenever possible, but do not repeat the information in words. I think this is very much clear. Point number 13, make sure all your numbers are clear. For example, make sure 1 does not look like 7. ऐसा भी होता है कि आप जल्दी में
अपना 1 7 बना बैठते हैं या 2 को 7 समझ बैठते हैं या कुछ इस तरह से मामलात हो जाते हैं। क्लियर वर्किंग जितनी आपकी होगी उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। And if you need to change a word or number or even a sign plus to minus, for example, it is better to cross out your work and rewrite it. Do not try to write over the top of your previous work as it will be difficult to read and you may not get the marks. आप समझें कि एग्जामिनर एक छोटा सा बच्चा है जिसको आप ये सोल्यूशन समझा रहे हैं, राइट? तो ज़्यादा मैसी काम ना करें, जो क्रॉस करना चाहते हैं उसको सीधे से क्रॉस करें और जो आपका अगला आंसर है वो बहुत साफ तरीके से उसके आगे कहीं लिखें, उसके ऊपर या नीचे ना लिखें, राइट? एंड लास्टली, डू नॉट राइट योर आंसर्स इन 2 कॉलम्स। ये एग्जामिनर को बड़ा ये भी पसंद नहीं है कि आप ने कुछ आंसर लिखा फिर एक कॉलम बनाया फिर सेकंड आंसर लिखा। दिस इज एग्जामिनर डजंट लाइक, ठीक? तो क्योंकि हमेशा याद रखें कि पेपर में इतना स्पेस होता है कि आपका आंसर इन रोज कंप्लीट हो जाए। वेल अगर नहीं हो पाता तो फिर देयर इज़ नो हार्म कि आप एक कॉलम बनाएं और वो काम कर दें, लेकिन जनरली इसको अपनी प्रैक्टिस ना बनाइएगा, ठीक? एडवाइस फॉर ऑल पेपर्स। अब कुछ रूल्स हैं जो कि फ्रंट पेज पे लिखे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और उन रूल्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो ये कि पॉइंट नंबर 1 कि गिव न्यूमेरिकल आंसर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तकरीबन बात सबको ही पता होती है। Until unless when no accuracy is specified except for the angles in degrees which need to be for 1 decimal place, right? एंगल्स हम हमेशा 1 डेसिमल प्लेस पे एक्यूरेट देते हैं। इसके अलावा जितने आंसर्स हैं, until unless not specified in the question, हमने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही देना है अपना फाइनल आंसर, ठीक है? मेक श्योर यू नो द डिफरेंस बिटवीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। ये दोनों मुख्तलिफ बातें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 डेसिमल प्लेसेस, फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है 0.03456, आपका ये फाइनल आंसर आया है। अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखेंगे तो द आंसर इज 0.0346, लेकिन अगर 3 डेसिमल प्लेस पे लिखेंगे तो 0.035। यू शुड नो दैट दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स। हम जो मैराथन करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको मैं बताऊंगा मुख्तलिफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। बस अक्सर स्टूडेंट का ये कॉमन एरर होता है कि वो करेक्ट टू सम डेसिमल प्लेसेस एंड करेक्ट टू सम सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दोनों बातों में अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको मार्क अवॉर्ड नहीं होता। फॉर योर आंसर टू बी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, you will have to work with at least 4 significant figures throughout the question. For a calculation with several stages, it is usually best to use all the figures in your calculator. आसान लफ्ज़ों में हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के सही आंसर तक सिर्फ उस वक्त पहुंचते हैं जब आप ड्यूरिंग द क्वेश्चन कुछ भी राउंड ऑफ ना करें, और अगर करने की ज़रूरत पड़े भी तो उस ड्यूरिंग द क्वेश्चन अगर आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अपने आंसर्स को रखते हैं तो फिर आपका फाइनल आंसर जाकर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ठीक आता है। अगर आपने शुरू में ही कुछ ऐसा कर लिया है कि जो आपने राउंड ऑफ कर लिया है तो फिर आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है जी? सो इस बात का ध्यान रखिएगा। Point number 4, if a question specifies how accurate your answers needs to be, you must give your final answer to that degree of accuracy. अच्छा, ये एग्जामिनर का राइट है कि वो अपनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चेंज कर सकता है कि भाई उसको फाइनल आंसर किस तरह से चाहिए, राइट? तो ये क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूर चाहिए और ये भी देखना ज़रूर चाहिए कि वो नियरेस्ट 10 मांग रहा है, नियरेस्ट 100 मांग रहा है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मांग रहा है या करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर मांग रहा है। ये एग्जामिनर का राइट है कि वो क्या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपके लिए डिमांड करता है, तो आपको अकॉर्डिंगली बिहेव करना है उसके लिए। पॉइंट नंबर 5, in questions where the accuracy is not specified, however, you will not be penalized if you give answers that are more accurate to 3 significant figure, right? तो ये this is okay.
आई थिंक ये बात तो सबको समझ आ गई होगी। पॉइंट नंबर 6, सम क्वेश्चंस आस्क फॉर द आंसर्स इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये बड़ा ट्रबल है स्पेशली एड मैथ स्टूडेंट के लिए, कि आपसे जब आंसर, और स्पेशली ए लेवल्स में जब आपसे एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर मांग लिया जाता है या इन टर्म्स ऑफ पाई मांग लिया जाता है, तो मेक श्योर कि अब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। In these questions, you must not use the calculator to evaluate the answers, and you must show these steps in your working. Exact answers may include fractions, square roots, or you should simplify them as far as possible. Right? आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। रूट है, सर्ड्स हैं, तो सर्ड्स की फॉर्म में आंसर देना है। पाई की सूरत में आंसर मांगा गया है तो पाई की सूरत में आंसर देना है। और इसके अलावा फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक। मगर अब ये बात तय है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल अब नहीं होगा। You are expected to use the scientific calculators in all your examination papers. You are not allowed to use computers, graphical calculators, and calculators capable of symbolic algebraic manipulations or symbolic differentiation or integration. अक्सर ये देखा गया है कि आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उसमें आप के बड़े सारे शॉर्टकट्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल डी सिलेबस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अपने कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो वो रूट डायरेक्टली आंसर दे देता है। देखिए, इस बात पर मार्क अवार्ड नहीं होगा, राइट। आप लोग एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, ठीक है जी, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने के बाद, एक मिनट, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये लिखकर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ये बात भी ठीक नहीं है अनटिल अनलेस आप इस ABC की जगह वैल्यू इंसर्ट ना कर दें। अब आपने ABC की वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है जो भी इक्वेशन के हिसाब से गिवन है, वट एवर द वैल्यूज़ में बी डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर आप x के आंसर्स लिख देते हैं, राइट, कैलकुलेटर से देखकर भी लिख देते हैं, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। अब इस पर मार्क अवार्ड हो जाएगा। मार्क अवार्ड इस बात पे होता है कि आपने फॉर्मूला सीन पर एक मार्क है कि उसने फॉर्मूला देखा हो और फिर उसमें वैल्यूज़ भी इंसर्ट की हों। अब अगर आप आंसर लिख देते हैं तो इट्स ओके, राइट, लेकिन फॉर्मूला लिख कर और डायरेक्ट आंसर लिख दें तो इसका मतलब है कि आपने एसेंशियल वर्किंग अवॉइड कर दी है, जिस पर मार्क आपको मिलना था अब नहीं मिलेगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट, check that your calculator is in degree mode for questions that have angle in degrees। अच्छा, डी सिलेबस में तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके कैलकुलेटर में ऊपर छोटा सा डी नज़र आए। दैट इज़ अ गारंटी कि जनाब आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड पर है। ऊपर इस टॉप स्क्रीन पर आपको एक डी नज़र आएगा अपने कैलकुलेटर में। ये डी सिलेबस वालों को तो कर रही है क्योंकि रेडियन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो एड मैथ के स्टूडेंट्स हैं या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को स्विच करना पड़ता है अपना कैलकुलेटर मोड कभी रेडियन में और कभी डिग्री में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रेडियन में रिक्वायर्ड होता है जिसका कैलकुलेटर का मोड, राइट। तो लेकिन डी सिलेबस का पेपर करते हुए तो आप लोग सबसे पहले ये पेपर में बैठते ही अपनी चेयर पर सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में देख लें कि उसमें ये डी नज़र आ रहा हो, आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो। अदरवाइज मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री में आप को ट्रबल हो जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन ये सारी एडवाइस आप लोगों के लिए है इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ अ हाई टाइम। अभी एग्जामिनेशंस आपके होने वाले हैं तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। पॉइंट नंबर 9, in questions where you have to show an answer that is given, it is particularly important to show all your working to gain the marks. You need to convince the examiner that you understand all these steps in getting to the answer, right? I think ये self explanatory है, ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। आप कोई स्टेप, जितने स्टेप्स मैक्सिमम दे सकते हैं आपको देने चाहिए एग्जामिनेशन में, राइट।
और लेकिन उन उन स्टेप्स का, लेकिन ये एक बात अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो मेथड सेलेक्ट करना है कि जो आपको क्विकली आपके आंसर तक पहुंचा दे। अननेसेसरी स्टेप्स करने से आपका टाइम ज़ाया होगा और जो स्पेस गिवन है वो भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, राइट? तो फॉलो द शॉर्ट अप्रोच, द क्विक अप्रोच, और बट यू हैव टू शो एवरी स्टेप, राइट? Often the given answer form show that question is needed in the next part of the question. This means that even if you couldn't show how to obtain it, you can still carry on with the other part of the questions in later part that rely to the given answer. You should always use the given answer exactly as it is stated in the questions, even you have obtained a different answer yourself. भाई अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें जो पार्ट ए होता है वो अक्सर स्पीड टाइम की लॉजिक होती है, कुछ या कोई और लॉजिक भी हो सकती है, एरिया या पैरामीटर की भी कोई लॉजिक हो सकती है। बस उसमें होता ही है कि आपको शो करना होता है कि जनाब आपकी फाइनली इक्वेशन जो है वो 2x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की चीज़ एक डेवलप हो गई। अब ये शो दैट का हिस्सा होता है। अब बी पार्ट होता है कि जनाब अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम होती है, राइट? और फिर बी पार्ट होता है कि जनाब आपने सॉल्व करना है इस 2x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0 को। अब अगर आप शो नहीं कर सके पहला पार्ट तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगला पार्ट आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। एवरीवन नोज हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? अगर फर्स्ट पार्ट में अगर आपकी सही इक्वेशन नहीं भी निकली है तो बी पार्ट में अगर वो सिर्फ पूछ रहा है कि जनाब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अप्लाई अ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर वट एवर इज़ पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे पहला पार्ट सॉल्व नहीं हुआ तो आप बी पार्ट, जो कि एक गिवन इंफॉर्मेशन में पार्ट ए के, उस पर डिपेंड करता है कि आपने अगला पार्ट सॉल्व करना है। तो अगर पार्ट ए सॉल्व नहीं भी हुआ है तो यू शुड कैरी ऑन विद पार्ट बी, राइट? या उस पार्ट सी या पार्ट डी वट एवर। तो इसमें कभी अपने आप को स्टक ना फील कीजिएगा। जितने मार्क आप ले सकते हैं वो तो आप आसानी से आपको ले लेने चाहिए, राइट? पैनिक ना कीजिएगा। लास्ट पॉइंट इज देयर आर नो मार्क्स अवेलेबल for just stating a method or a formula. You have to apply the method to the particular question or use the formula by substituting values in. ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो मैंने यहाँ मिटा दी, कि सिर्फ फॉर्मूला लिखने पे मार्क नहीं है, फॉर्मूला के बाद उसमें वैल्यू लिखनी है और फिर उसके बाद बेशक आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, राइट? तो फॉर्मूला सीन एंड देन यू नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन दैट फॉर्मूला। अब आप इस काबिल हैं, एलिजिबल हैं कि आपको मार्क अवार्ड हो। सही है? सिर्फ मुख्तलिफ फार्मूलाज लिख देने से क्वेश्चन में आप समझें कि एग्जामिनर को एक इम्प्रेशन चला जाएगा कि यू नो द टॉपिक और आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। फार्मूला होना चाहिए, फार्मूला में वैल्यूज़ होनी चाहिए, फिर बेशक आप डायरेक्ट आंसर लिख दें। सो दैट्स ऑल, ओके। तो ये हो गई आपकी क्या चीज़, ये आपकी हो गई कुछ जर्नल एडवाइसेस कि आपको पेपर में बैठने से पहले इन एडवाइसेस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, एक एडवाइस लास्टली मैं और देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो चाहते हैं कि उनका A* आए या डिस्टिंक्शन आए। अगर 2 घंटे का पेपर है, जैसे पेपर 1 आपका 2 आवर्स का पेपर है, तो कोशिश करें कि आप ईयरलीज़ की प्रैक्टिस करके उसको 1 आवर 40 मिनट्स या उससे पहले सॉल्व कर लें एंड देन रीसॉल्व द पेपर मेंटली, राइट? रीसॉल्व मेंटली, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हमारे साथ है। कि हम जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर मैं भी सॉल्व करूं, मैं तकरीबन 17-18 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये वसूख से नहीं कह सकता कि मैं पहली अटेम्प्ट में एरर फ्री पेपर सॉल्व कर लूँगा। कि हो सकता है कि मैं किसी 2 को 7 समझ बैठूं या 27 को 72 लिख बैठूं। अब ये ह्यूमन एरर हो सकता है आपसे, ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है। तो उसको ज़रा रीसॉल्व करें
टाइम से पहले पेपर ख़त्म करने की कोशिश करें और फिर उसको रीसॉल्व करें मेंटली और देखें कि आपने कहाँ गलती की है, उसको अच्छे से चेक करें बिफोर यू हैंड ओवर योर पेपर, हैंड ओवर योर स्क्रिप्ट, राइट। तो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब जी हम करते हैं सिलेबस एनालिसिस। ये सिलेबस एनालिसिस आपके मैथ 4024 का है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक्स कितने हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के कितने टॉपिक्स हैं तो हार्डली स्टूडेंट्स को पता होता है कि जनाब वो कितने टॉपिक्स हैं जो उनसे असेस होंगे। आप लोगों के सामने ये एक स्लाइड है, इसमें आपके पास टोटल 42 टॉपिक्स हैं जो कि आपके असेस होते हैं। अब आपके दो पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2। अगर मैं बात करता हूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 में सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। किसी भी टॉपिक की ऐसी अप्रोच जो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो सकती है, वो किसी भी टॉपिक की पेपर 1 में असेस हो सकती है। जैसा कि आपको पता था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पेपर 1 में तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 25 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब ये 25 शॉर्ट क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर नंबर्स, सेट लैंग्वेज जनरेशन, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट, डायरेक्टेड नंबर्स और ऑर्डरिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म, फोर ऑपरेशन, एस्टिमेशन, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, रेशियोज, परसेंटेज, टाइम, मनी और समटाइम पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेस फाइनेंस, ये भी हो सकती है। और अलजबरा तो मेन इंग्रेडिएंट है आपके मैथ का। अगर ये ठीक नहीं है तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ठीक। तो मतलब कुछ भी असेस हो सकता है। पेपर 1 को अच्छा करने के लिए एक ही अप्रोच है, और वो अप्रोच ये है कि आप कम से कम 10 ईयरलीज सॉल्व कर लें। इसके अलावा पेपर 2, अच्छा, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका ए स्टार आए, तो उनके लिए तो टिप ये है कि भाई देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर ए स्टार। ए स्टार का मतलब है कि आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है और हर टॉपिक पे आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि भाई ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसका जैसे मर्जी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर ए स्टार। वो इत्तेफाक से नहीं आ सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर्स हैं या मैथ उनका लेट्स से लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उनके लिए एक आसान अप्रोच क्या हो सकती है अच्छा ग्रेड लाने के लिए। अब ज़रा गौर से देखें। अक्सर पेपर 2 में 12 मार्क्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो किन टॉपिक्स के होते हैं, लेट्स आइडेंटिफाई देम। अगर आप नोटिस करें, आपकी जो ये अलजबरा तो खैर इम्पॉर्टेंट है, राइट। लेट्स से 1 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इंडाइसेस, इसके लिए तो आपका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपकी एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस हैं, ये कंसिडर दिस ऑल अलजेब्रा एज वन टॉपिक। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, इसका एक 12 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, राइट। सीक्वेंसेस, इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस रोटेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, लोसाई भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों को अगर कट शॉर्ट करके बताऊं, देखिए वेक्टर एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, ठीक। इसके लिए कोई ख़ास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो लेकिन इसके अलावा ये एक चैप्टर है जिसका एक क्वेश्चन ज़रूर मौजूद होगा, ठीक। मेंसुरेशन,
लोसाई भी इम्पोर्टेंट है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स। अब आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, अब इन 10 टॉपिक्स में से आपको पास होने के लिए, मैं स्लो लर्नर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन पास करने के लिए कम से कम भी आपको 7 12 मार्क क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, अगर आप 12 मार्क क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो कीपिंग द ग्रेड थ्रेशहोल्ड इन माइंड, आप पासिंग मार्क्स पर आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर कि जनाब उनको आसान क्या लगता है। मेरे नज़र के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, जो उनको लाजमी करना चाहिए, उसमें सीक्वेंस है, उसमें अलजबरा है, जो मैं समझता हूँ कि लेट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। उसमें आप लोगों को एक तो अलजबरा अच्छे से करनी चाहिए, इसके बगैर ये तो किसी भी टॉपिक में अपनी टांग अड़ा सकती है, राइट। आपकी अलजबरा अच्छी होनी चाहिए। फिर जो ईजियर टॉपिक है, दिस इज़ आई कंसिडर एज वन टॉपिक, द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर सीक्वेंस आसानी से हो सकता है, ये 2 दिन में या 1 दिन में ही इसकी आप तैयारी कर सकते हैं और ये आपका एक 12 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। फिर जो ग्राफ्स का सवाल है, अच्छा ये भी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, इसका भी एक 12 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सो 10, मैं इसको 11 कर देता हूँ। ठीक, मैं ये भी आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें स्टूडेंट जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, लेकिन वो ग्राफ तो प्लॉट करके, उसका एक ग्राफ बना के, टेंजेंट ड्रॉ करके 7-8 मार्क आसानी से ले सकते हैं, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। 2-3 दफ़ा की प्रैक्टिस से ही आप ये काम कर सकते हैं, राइट। तो ग्राफ्स अच्छे आपके होने चाहिए। फिर उसके बाद लोकस भी समझना आसान होती है। मेंसुरेशन एक टफ टॉपिक हो जाएगा, राइट। वेक्टर एक आसान टॉपिक है, एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, एक इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और स्टैटिस्टिकल डायग्राम, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन अब तो ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो चुकी है। अब तो स्ट्रेच और शेयर आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको भी पढ़ लें, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इसको समझने में। तो ये 5 टॉपिक तो कम से कम आप लोगों के अच्छे होने चाहिए। और फिर क्योंकि पेपर 1 की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक टॉपिक ये भी कर लें, ठीक है जी। तो अगर स्लो लर्नर्स ये 6 टॉपिक्स कर लेते हैं, जो मैं समझता हूँ कि अगर वो टीचर के साथ 1-on-1 बैठें और ये 6 टॉपिक्स कर लें, तो वो मैनेज कर सकते हैं पासिंग मार्क्स, राइट। और फिर ऑफ कोर्स, अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भी अपनी मुख्तलिफ उसमें टांग अड़ा सकती है। तो ये एक वो इजी अप्रोच है कि अगर ये टॉपिक्स वो कर लेते हैं, तो फिर ये 7 टॉपिक्स, जैसे मैंने कहा था, ये 7 टॉपिक्स अगर वो कर लेते हैं तो वो पासिंग मार्क्स के करीब पहुंच सकते हैं। या इसके अलावा जो टॉपिक उन्होंने अपनी क्लासरूम्स में अच्छा पढ़ा हो, राइट, या जो वो समझते हैं जिस पे उनका कॉन्फिडेंस है कि वो उनको जल्दी समझ आ जाएगा, सही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि अब स्टूडेंट्स सारा आखिर का वक्त, भाई मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा वीक जा रहा है, तो वो सारा टाइम आखिर का जो पेपर का है वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने में गुजार देंगे, या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स या सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने में गुजार देंगे, और फिर वो टॉपिक छोड़ बैठते हैं कि जो आसानी से जिसमें मार्क वो ले सकते थे। तो ज़रा टारगेट कीजिए और देखिए कि आप किस टॉपिक को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके आप 100% आप श्योर हो जाएंगे, यार इसमें मार्क्स मैं ले लूँगा। तो आपको वो अपने पक्के करने चाहिए। इस वक्त मैं, आई रिपीट,
मैं इस वक्त एडवाइस कर रहा हूँ स्लो लर्नर्स को या जिनका मैथ कोई अच्छा टॉपिक, अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अप्रोच उनके लिए है। ठीक है, अगर ये काम आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर लेंगे अपने सिलेबस में। लास्टली, दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जनाब कमांड वर्ड क्या होते हैं, आपके पेपर में किस तरह से आते हैं और किस कमांड वर्ड का क्या मतलब है। राइट, अच्छा जी, अब ठीक हो गया। आपका सबसे पहले कमांड वर्ड कैलकुलेट, इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट का मतलब होता है कि जी यू नीड टू वर्क आउट फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन, एंड जनरली यू आर अलाउड टू यूज़ कैलकुलेटर व्हेन द कमांड वर्ड इज़ कैलकुलेट। राइट, अक्सर स्टूडेंट्स इस कैलकुलेट को कंफ्यूज करते हैं एस्टिमेशन से, कि एस्टिमेट और कैलकुलेट में क्या फ़र्क है। अब देखें, एस्टिमेट का मतलब है कि यू आर अलाउड टू राउंड ऑफ द नंबर बिफोर यू कम अप टू द फाइनल आंसर, और ये यूजुअली पेपर 1 में होता है, पेपर 2 में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली पेपर 1 में होता है। और इसका मतलब है कि आप सॉल्व करने से पहले आप उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो बग़ैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाए, जिसका मतलब है कि आपको इजाज़त मिल रही है कि आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से पहले। राइट, लेकिन जब कैलकुलेट आ जाता है तो इसमें राउंड ऑफ सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर होता है, आप पहले कुछ भी राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग यूजुअली बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। राइट, इसका मतलब है कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स करके एक एक्यूरेट ड्राइंग डेवलप करनी है। इसको अक्सर हम कंस्ट्रक्ट को स्केच या प्लॉट के साथ कंफ्यूज करते हैं। ये तीनों बातें मुख्तलिफ हैं। प्लॉट का मतलब होता है कि आपको ग्राफ पेपर पे मार्क करने पॉइंट्स और फिर डेवलप करना है ग्राफ। अब वो अक्सर पॉलीगॉन होता है। राइट, पॉलीगॉन का मतलब है कि कॉर्नर्स वाजे हों। या अक्सर कर्व होता है, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है तो वो इस तरह की शेप होती है। कर्व होता है तो इसका मतलब इसमें कोई कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये आपको फिर वो ग्राफ पे डेवलप करना होता है। लेकिन स्केच का मतलब होता है कि दिस इज़ एक्चुअली फ्री हैंड ड्राइंग, जो कि उस ग्राफ के की फीचर्स को एक्सप्लेन करती है। राइट, कि फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक का स्केच है तो आपको बस ये स्केच करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका टर्निंग पॉइंट है। राइट, और क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, ये फ्री हैंड अपने हाथ से ही डेवलप करनी है। राइट, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड नहीं है, ना प्लॉट रिक्वायर्ड है। बस ये शो करना है कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका टर्निंग पॉइंट मौजूद है, इसका एक एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। बस इसके की फीचर्स को एक्सप्लेन करना होता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्केच। कंस्ट्रक्ट मतलब यू नीड टू यूज़ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लॉट मतलब you need to develop something on the graph, and sketch that means you are required to make a free hand drawing जो उसके की फीचर्स को एक्सप्लेन कर। आई गेस ये बात आपको समझ आ गई होगी। The next is describe, state the points of the topic, give characteristics and main features। आपको बस उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। डिस्क्राइब वर्ड आपको अब समझ आ जाना चाहिए। डिटरमिन, इस्टेब्लिश विद सर्टेनिटी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स अभी दूंगा जिसमें ये कुछ सारे कमांड वर्ड्स जो अगर आपको कोई क्लिक नहीं भी कर रहा, वैसे तो ये आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एट दिस टाइम टू जस्ट रीड दीज कि व्हाट इट मीन्स। तो इस्टेब्लिश विद सर्टेनिटी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है कि जनाब सेट आउट पर्पसेस और रीज़न, make relationships between the things evident, provided why and how, and support with relevant evidence। explanation जो है वो mathematical explanation होती है। right,
और मैंने पहले भी कहा कि आप जब कुछ रीज़न या एक्सप्लेन की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज या नोटेशंस का सहारा लेके उसको एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको क्वेश्चंस में या डायग्राम्स में मिल जाती हैं। और द नेक्स्ट कमांड वर्ड इज़ गिव। इसका मतलब है प्रोड्यूस एन आंसर फ्रॉम अ गिवन सोर्स और रिकॉल मेमोरी। ठीक है जी। शो दैट का मतलब है प्रोवाइड एन स्ट्रक्चर्ड एविडेंस दैट लीड्स टू द गिवन रिजल्ट। हम इसकी एग्जांपल अभी आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे कि शो दैट में किस तरह से चीज़ें मांगी जाती हैं, राइट। एनीवे, मैं भी कुछ कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी जो CAI ने प्रोवाइड किए हम टीचर्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग कैसे लिखते हो और एग्जामिनर उसको कैसे अवॉर्ड करता है। ठीक है जी। वर्कआउट का मतलब है कि जी कैलकुलेट फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन विद और विदाउट द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। सो वर्कआउट मतलब कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, राइट, एंड राइट, गिव एन आंसर इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, एंड राइट डाउन, गिव एन आंसर विदाउट सिग्निफिकेंट वर्किंग। राइट और राइट डाउन का फ़र्क समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि राइट का मतलब है कि आपने एक स्पेसिफिक फॉर्म जो रिक्वायर्ड है उसी में लिखना है। राइट इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की सूरत में आंसर देना है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में आंसर देना है। अब राइट डाउन का मतलब है कि आपको एक सिग्निफिकेंट वर्किंग रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपने कुछ लिखना है। ठीक है जी। अब जैसे ये देखिए, इसमें एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी है कि जी दी nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 8n-3. The command word is write down indicates that you do not need to show your working and the answer should just be written down. The mark allocation is 1. Also support this. आप जानते हैं कि 1 mark का मतलब है कि आपका कोई method required नहीं है. Write down, straight away write the answer. Right? Straight away write the answer. आपको किसी वर्किंग को शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा आंसर लिख दिया है तो वो मार्क अवार्ड हो जाता है। देखें, कैम्ब्रिज 0.5 मार्क अवार्ड नहीं करता। 1 मार्क का मतलब है कि या तो मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, और 1 मार्क का मतलब ये है कि आपको कोई वर्किंग शो नहीं करनी है, कोई वर्किंग शो नहीं करनी है, आपने डायरेक्टली आंसर लिख देना है। दिस इज़ इनफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि शो दैट द नंबर 203 इज़ नॉट इन द सीक्वेंस। अब आपको इसके लिए वर्किंग रिक्वायर्ड है। अब शो दैट जैसे मैंने कहा था कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एविडेंस। अब आपको शो दैट द नंबर 203 इज़ नॉट इन द सीक्वेंस कि आप इस 8n-3 को बराबर रखेंगे 203 के, और फिर आप n कुछ आपके पास जो डेवलप हो जाएगा वो समथिंग इन डेसिमल और कुछ आ जाएगा कि 206 जब डिवाइड होगा 8 से, इट विल नॉट कम अप टू द इंटीजर। अब क्योंकि ये इंटीजर नहीं हुआ, ये इस बात का एविडेंस होगा कि 203 जो है वो आपका इस सीक्वेंस का हिस्सा हो नहीं सकता, राइट। तो यू नीड एन एविडेंस, n का डेसिमल में आना, n की वैल्यू डेसिमल में आना, इस बात का प्रूव होगा, इस बात का एविडेंस होगा कि आपने शो कर दिया कि जी 203 इज़ नॉट इन द सीक्वेंस, राइट। तो इसीलिए इसके 2 मार्क्स हैं। ठीक है। सो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स को देखिए। आई नो वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। अच्छा, आप चाहें तो एट एनी पॉइंट इस वीडियो को पॉज करें और थोड़ी देर आराम करें, अपना काम करें, ग्लास पानी पिएं, एंड देन यू स्टार्ट अगेन। तो एक साथ एक गो में बैठकर इसको देखना अगर ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो नो इशू, आप इसको स्टॉप करके बाकी वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द लास्ट पेज, दीज आर टू द लास्ट पेजेस ऑफ द वीडियो, जिसमें कैंडिडेट रिस्पॉन्स है कि कैंडिडेट ने उसको कैसे सॉल्व किया है और उसको एग्जामिनर ने कितने मार्क दिए हैं और क्यों। अब आपके सामने एक बड़ी सीधी सी एग्जांपल है कि वर्क आउट द वैल्यू, और ये 1 मार्क क्वेश्चन है। अब देखें, इसमें एक कॉमन एरर हुआ है स्टूडेंट से। हम जानते हैं कि एंगल सम ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, तो 180 में से अगर 74 और 71 माइनस कर दिए जाएँ तो आपके पास x आ जाना चाहिए। अब गलती सिर्फ इससे ये हुई है कि इसने ब्रैकेट नहीं लगाया, राइट।
तो फिर इसी वजह से उससे कैलकुलेशन एरर हो गया। उसने 180 में से 74 माइनस किया और फिर 71 प्लस कर दिया, सो आंसर 177 आ गया। सो ये कैलकुलेशन एरर हो जाती है, तो इस वजह से भी अक्सर गड़बड़ हो जाती है। वाई, तो आंसर क्योंकि 74 है, स्टूडेंट ने रिकग्नाइज कर लिया कि जी ये दो पैरेलल लाइंस बन रही थी और ये वाई जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 74 का, तो इसमें 74 आपने आंसर लिख दिया। इसके लिए कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं थी, सो द एग्जामिनर ने इसको 1 आउट ऑफ 1 अवार्ड कर दिया। नेक्स्ट देखें जी पार्ट बी। इसमें आपसे W वर्कआउट द वैल्यू W एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब आप जानते हैं कि ये W निकालने के लिए आप 180 में से 128 माइनस करें, 52 इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस। फिर 180 में से 85 और 52 इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो यू विल फाइंड आउट W, दैट इज़ अ वेरी करेक्ट आंसर। लेकिन इसने यहाँ जो चीज़ लिखा है कि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180, अब दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर दिस आंसर। रीज़न फॉर दिस आंसर इज़ कि एंगल सम एक ट्राइंगल का 180 होता है। स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 की वजह से तो आपने ये एंगल निकाला था जो कि 43 था, सही है, जो कि 43 नहीं था, जो 52 था, राइट। तो ये इस बात का रीज़न था। अब ये रीज़न इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन ये इस चीज़ का रीज़न नहीं है कि ये वाई दिस W इज़ 43, राइट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, लास्ट पार्ट देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखें प्री मेच्योर राउंडिंग आप लोगों का कैसे मार्क एक डिडक्ट करवाता है। ये इस एग्जांपल में आपको समझ आएगा। देखिए आपने इसमें यूज़ ट्रिगोनोमेट्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। अब यूज़ ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है कि जनाब आपने ट्रिगोनोमेट्रिक कोई रेशो या कोई साइन रूल, कोसाइन रूल, कुछ इस तरह की चीज़ अप्लाई करनी है। अब ये P निकालना था, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व थे, तो आपने कैंडिडेट ने बिल्कुल ठीक किया कि जी साइन P इज़ 8/15। अब 8/15 जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो सिर्फ 0.53 आंसर नहीं आएगा, ये आंसर आएगा 0.53333, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा, राइट। इसमें 3 रिपीट हो रहा है। अब आप इसमें सिर्फ 0.3 लिखेंगे और साइन इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा, राइट, जो कि एक्यूरेट नहीं है। करना ये चाहिए कि जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसको कैलकुलेटर में रहने दें और फिर उसका साइन इनवर्स अपने कैलकुलेटर में साइन इनवर्स ऑफ द आंसर कैलकुलेट करें, तो देन यू विल कम अप टू द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। इसीलिए यहाँ पे 1 मार्क इसका डिडक्ट हो गया। इसी तरह से आप यहाँ देखें और इसको ज़रा चेक करें कि इस कैंडिडेट ने काम तो बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, और इसने काम तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अवार्ड मार्क उसका मिस कैसे हुआ है। एग्जामिनर ने इसको 1 आउट ऑफ 2 कैसे दिया है कि शो दैट द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ अ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट A टू द एयरपोर्ट B 300 and 225 किलोमीटर, और हमसे कहा जा रहा है कि शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन A and B इज़ 375 किलोमीटर। और स्टूडेंट ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन देखें एग्जामिनर क्या कहता है कि द कैंडिडेट हैज़ रिकग्नाइज्ड दैट राइट एंगल ट्रायंगल एंड करेक्टली यूज्ड द पाइथागोरस थ्योरम इन द फर्स्ट लाइन ऑफ वर्किंग, हाउएवर दे हैव मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट स्टेप by not showing that you need to take the square root of 140625 to get 375। अब उस बेचारे ने सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं लगाया जो आंसर 375 आया। अब यू मे थिंक यार ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन हर मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाना है, उस बात पर मार्क है, राइट। यू सी ये वर्डिंग एग्जामिनर की है, मेरी नहीं है। ये मटेरियल जो टीचर्स को प्रोवाइड किया जाता है CAI की तरफ से, ये वो मटेरियल है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, ठीक है। सो अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं थक भी काफ़ी गया हूँ, सो बस टाइम का आंसर लिखने में, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लास्ट पार्ट है कि उसने टाइम लिखना था 335, राइट। ये उसने टाइम आवर्स और मिनट्स में लेकर आ गया था, लेकिन अब वो यहाँ पर AM और PM लिखना भूल गया। तो यू नीड टू हैव दिस
क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपने आंसर 24 आवर क्लॉक में दे रहे हैं या 12 आवर क्लॉक में दे रहे हैं। तो 14:45 में जब 50 मिनट्स आप ऐड कर रहे हैं 3:35, अब ये AM है PM है, इसको इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी था। तो इस बात पर मार्क अवॉर्ड होगा, राइट। तो ये जो सोर्स आपके सामने शेयर की गई थी, ये लर्नर गाइड फ्रॉम कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन से ली गई थी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रही होगी और आप लोगों ने इन सारी एडवाइस पर अमल किया होगा, अमल करेंगे। और तो अगर इफ़ यू फाइंड दिस ऑल यूज़फुल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share it with the others who are going to appear in this exam. Take care. Allah Hafiz.